हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 हमारे अतीत भाग 1 इतिहास की पाठ्यपुस्तक का पाठ नंबर 2। कल हमने लेसन नंबर 1 किया था, आज हम लेसन नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ आप लेसन 1 पहले अच्छे से जो नोट्स बनवाए हैं मैंने उनको रीड करके तभी लेसन नंबर 2 में आइएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट रीडिंग नहीं कराऊंगी, मैं आपको जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ वही यहाँ पे डिस्कस करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करना है तो हमें क्या करना है और हमारा टाइम जो है वो भी बाउंड होना चाहिए ताकि हम टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है, आज का हमारा पाठ 2 है, उसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें देखिए मेन पॉइंट्स जो आपका फर्स्ट मेन पॉइंट क्या है, उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। मीन्स जो उपमहाद्वीप के अंदर लोग पहले रहते थे, 20 लाख साल पहले रहते थे, उनको हम आज के टाइम में क्या कहते हैं कि वो आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, मतलब शिकार करने वाले थे या फिर खाना इकट्ठा करने वाले, खाद्य संग्राहक। ठीक है आज हम उनको इन नामों से जानते हैं। इसके बाद जो है देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये ज़्यादा मेन पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। वो क्यों घूमते थे, इसका कारण क्या था? देखिए फर्स्ट जो रीज़न है, पहला कारण क्या है कि वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, तो इसलिए उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। ठीक है, और सेकंड रीज़न क्या है कि जानवर अपने शिकार के लिए या हिरन या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ये अजम्पशन है, ये सोच रहे हैं कि ये कारण हो सकते हैं उनके एक जगह से दूसरी जगह घूमने के। थर्ड रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। एंड द फोर्थ रीज़न इज़ पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। तो झीलों और नदियों का पानी जो है लगातार वो एक जगह रहते थे तो सूख जाता था, या कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे लगातार बारिश नहीं होती थी, तो इस कारण से वो जगह छोड़ के शिफ्ट कर जाते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट में क्या है, ये मैप है। मैप के अंदर देखिए कुरनूल जो गुफाएं हैं वो आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। ठीक है, जो कुरनूल गुफाएं आगे डिस्कस होंगी तो इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रही हूँ कि कुरनूल जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद जो भीम बेटका है, देखिए जहाँ पे ट्रैंगल है, रेड ट्रैंगल का सिंबल है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल की जानकारी हमें वो देती है। ठीक है, तो ये रेड सिंबल है, इट मीन्स यहाँ पे पूरा पाषाणिक पुरास्थल था, ये कुरनूल गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उसके बाद भीम बेटका जो है ये रहा आपका। ठीक है, भीम बेटका जो है नर्मदा घाटी के पास, नर्मदा नदी के पास था, और भीम बेटका जो है ये एमपी के अंदर है, मीन्स मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, एंड द थर्ड वन जो मेन है वो है ये रहा हुसंगी। ठीक है, ये है जो आपका हुसंगी जो है आपका, ये कर्नाटक के पास है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पूरा पाषाण पुरास्थल है जो कहाँ है, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तीन मेन पॉइंट हमने रीड करे हैं। फर्स्ट वन कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश के अंदर, भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर, एंड द लास्ट वन इज हुसंगी जो कि कर्नाटक के अंदर है। आगे देखिए आपका मेन पॉइंट क्या है, ये गुफाओं के अंदर शैल चित्र मिलते थे जिसमें ये शिकार का चित्र है कि शिकार कर रहे हैं। ठीक है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि पहले के आदमी जो थे वो शिकार भी करते थे। अभी जैसे हमने बताया भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश के अंदर है, ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है, यहाँ पे लोग जो है रहते थे बारिश धूप हवाओं से बचने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट क्या है, पुरास्थल। पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तनों और इमारतों जैसी वस्तु के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी उन्हीं को वहीं पे छोड़कर चले गए थे। ये जमीन के अंदर, ऊपर, समुद्र के तल पर, नदियों के तल पर, इस तरह से ये पाए जाते हैं। पुरास्थल क्या है? वो स्थल हैं जहाँ पे आदमी रहे हैं और फिर वो उस सामान को वहीं पे छोड़ के चले गए हैं। बाद में जब पुरातात्विक जो आदमी थे, पुरातत्वविद थे, उन्होंने देखा है या इतिहास को खोजने वालों ने देखा तो उनको वो वहाँ पे मिले हैं, तो वो
पुरास्थल के रूप में जाने जाते हैं वो जगह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आग की खोज। कुरनूल गुफाएं, अभी हमने देखा था कि कुरनूल गुफाएं आपकी मैप के अंदर कहाँ है, जो कि एक पुरातत्व स्थल है। और जो यहाँ पे कुरनूल गुफाओं के अंदर क्या है, राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कुरनूल गुफाएं जो आपने आंध्र प्रदेश के अंदर देखी थी, वो वहाँ पे क्या है, राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मिलने का मतलब क्या है कि वहाँ पे लोग आग के बारे में जानते थे, मीन्स आग की खोज हुई है आपकी इसी टाइम के दौरान। इसका मतलब है आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। मांस भूनने के लिए, जानवरों को दूर रखने के लिए ऐसे वो आग का प्रयोग करते थे। आगे देखिए मेन पॉइंट क्या है हमारा। देखिए इस पैराग्राफ के अंदर आपका क्या बता रखा है, इसके अंदर आपका ये बता रखा है कि जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल जो है वो 3 भागों में डिवाइड कर रखा, आरंभिक काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। जो आपका पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख से 12,000 साल तक रहा है। ठीक है, पूरा पाषाण काल 3 टाइप से डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू टाइम। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। 20 लाख से 12,000 साल तक ये हमारा काल पुरापाषाण काल चला है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल जो है उसको हम मेसोलिथ भी बोलते हैं, मध्य पाषाण काल को। और यहाँ का टाइमिंग क्या है, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक। देखिए ये इन नोट में लिख भी रखा है कि यहाँ पे हमारे पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इस काल के अंदर जो है पर्यावरणीय, मध्य पाषाण काल के अंदर पर्यावरणिक बदलाव सबसे ज़्यादा मिले हैं और उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, और इसका समय क्या है, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, तो माइक्रोलिथ या लघु पाषाण भी इनको कहा जाता था। ठीक है, एंड द लास्ट वन नव पाषाण काल। ये देखिए नव पाषाण काल जो है वो आपका 10,000 साल पहले से उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, नव पाषाण काल। तो जो हमारा काल है वो इन्होंने ऐसे डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट वन पूरा पाषाण काल, सेकंड मध्य पाषाण काल एंड द थर्ड वन इज नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल के 3 सेक्शन हैं, आरंभिक, मध्य और उत्तर। पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख से 12,000, मध्य का है हमारा 12,000 से 10,000 और 10,000 साल के बाद का टाइम नव पाषाण काल के अंदर डिवाइड कर रखा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बदलती वायु। बदलती वायु, इसके अंदर क्या, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए, जिसके कारण गर्मी बढ़ने लगी और क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। पहले घास के मैदान नहीं थे, तो बाद में घास के मैदान बनने लगे 12,000 साल पहले। ठीक है, और वो घास के मैदान क्यों बने, बदलती जलवायु के कारण। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जो कि घास पे डिपेंड रहते थे, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, वो पशु जो है वो बढ़ने लगे, मतलब उनकी संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसके साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ये बातें चल रही हमारे 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले मीन्स कौन सा काल था हमारा, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस दौरान उप महाद्वीपों के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के अंदर मछली का लोग सेवन करते थे, गेहूं, जौ, धान, और यहाँ पे हमने रीड किया था कि घास खाने वाले जो पशु हैं, यानी कि पशुपालन भी शुरू हो चुका था। ठीक है, लोग क्या है, कृषक बन गए और उन्होंने कुत्ते को अपना जो पालतू है वो रखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे भेड़, बकरी, सूअर, गायें, इनको भी वो अपने घर के आसपास पालने लगे थे। नेक्स्ट देखिए, घरेलूकरण। घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या होती है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहती है। ठीक है, लोगों द्वारा पौधे उगाना, जानवरों की देखभाल करना, ये क्या होता है, घरेलूकरण की प्रक्रिया में आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। 12,000 साल पहले ही शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल। तो इसके अंदर हमने अभी रीड भी किया था कि गेहूं और जौ जो है वो सबसे पहले उगाई जाने वाली फसलें थी, और सबसे पहले पालतू कुत्ता बना था, और कुत्ते के बाद क्या आया था, भेड़ और बकरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनाज जो है वो किस किस रूप में यूज़ होता था, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। ये 4 हैं, इन चारों के तरह से हम अनाज को उपयोग करते थे, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट मेन पॉइंट देखिए हमारा, नेक्स्ट चलते हैं हम, जो पशुपालन
भोजन के भंडारण का एक तरीका था। पशुपालन भोजन के भंडारण का तरीका था। वो कैसे था? क्योंकि पशु पालने से क्या होता था, दूध मिलता था उनको, और उसके अलावा क्या होता था, जैसे मांस जो खाते थे उनके लिए वो सोर्स था। ठीक है, तो पशुपालन क्या हुआ, एक तरह से भोजन भंडारण का तरीका हुआ इनडायरेक्टली। ठीक है, आगे देखिए मेन पॉइंट क्या है हमारा, आधुनिक कश्मीर में पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ये क्या है यहाँ पे, ये देखिए, जहाँ पुरातत्वी को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि शुरुआत में पशुपालक और कृषक के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, स्थायी जीवन की ओर। इस सेक्शन के अंदर हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़े और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, कश्मीर में है जो बुर्ज होम, वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तावास कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुर्ज होम जो है वो कहाँ मिलते हैं, कश्मीर के अंदर। उनको क्या कहते हैं, गर्तावास। गर्तावास क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि वो गड्ढे के नीचे घर बने हुए मिलते हैं और उनमें सीढ़ियाँ मिलते हैं, और सीढ़ियों से वो उतर के नीचे जाते हैं। वो ठंड के मौसम में उनको सुरक्षा देते हैं, इसलिए वो घर नीचे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे पुरापाषाण युग के उपकरण हैं वो हमारे नवपाषाण युग के उपकरणों से क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसमें क्या है, इन औजारों में क्या है, धार को और पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। इन औजारों में क्या है, जो भी औजार मिलते हैं उनको पॉलिश चढ़ाई जाती है। क्यों? ताकि उनकी धार जो है वो पैनी हो जाए। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है। 8000 साल बाद भी, मतलब ये हमारे ओखली और मूसल 8000 साल पहले भी मिलते थे और अनाज पीसने के लिए इनका प्रयोग करते थे, जो आज भी लगातार चल रहे हैं। प्रस्तर युगीन औजार में ये आते हमारे, यानी कि पत्थर से बने औजारों में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नवपाषाण युग के जो नवपाषाण युग है हमारा, उसके अंदर बर्तनों का प्रयोग होता था, चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज प्रयोग होते थे। इसके अलावा कपड़े भी बुनते थे, कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यह ईरान जाने वाले मेहरगढ़ जो है, ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। ये देखिए, इस तरह से आयताकार और चौकोर घर जो हैं मेहरगढ़ के अंदर मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे मिले हैं। भंडारण के लिए भी वो उन कमरों का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी मिला है। ये जो है मेहरगढ़ के अंदर मिले हैं। ठीक है, कब्रों में जो है क्या है, जो आदमी दफनाते थे उनके साथ साथ कुछ न कुछ सामान भी मिला है। इस सामान में क्या है, देखिए ये एग्जाम्पल दे रखा है कि एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। यहाँ ये कब्र है, इस कब्र में मृतक के साथ बकरियों को दफनाया गया। तो इससे ये पता चलता है कि लोग जो है मांस का सेवन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि मध्य पाषाण युग जो है, ये कंक्लूजन है एक तरह से। मध्य पाषाण युग जो है वो हमारा 12000 साल से 10000 साल पहले था। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12000 साल पहले हुआ। ठीक है, यानी कि मध्य पाषाण काल आप लगा सकते हैं। इसके बाद नव पाषाण काल का आरंभ जो है वो 10000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8000 साल पहले। और इसके अलावा 8000 साल पहले हमने क्या पढ़ा था कि ओखली और क्या था, ओखली का प्रयोग हम गेहूं पीसने के लिए लाने लगे थे। ठीक है, आपका ये सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ है। ये बहुत ही क्विक रिवीजन है और सिर्फ मेन पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ। आपको कमेंट में आंसर डालना है, घास वाले मैदानों का विकास कब से शुरू हुआ है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।